बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में दर्ज कराई है शिकायत। राहुल के शपथ पत्र में दिए गए शैक्षणिक मुद्दे को लेकर वो आमने सामने आ गए हैं। ये बड़ी खबर जिस पे आज हमारी नजर रहेगी। लेकिन 2014 की लड़ाई में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी अब आमने सामने खुलकर आ गए हैं। चुनावी प्रचार में भी यही दो नेता सबसे ज्यादा पसीना बहा रहे हैं। यही वजह है कि मोदी अक्सर कांग्रेस और राहुल को निशाने पर लेते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने पूरे गांधी परिवार पर ही हमला बोल दिया है, तो साथ में राहुल गांधी को बच्चा तक करार दे दिया। भूतकाल में चुनाव की गर्मी में मैंने भी कभी कभी प्रधानमंत्री जी के लिए अच्छे बुरे शब्द बोल दिए थे। मुद्दा कोई भी हो, मोदी का सबसे बड़ा निशाना है गांधी परिवार। अब तक मोदी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते थे, प्रधानमंत्री पर वार करते थे, लेकिन अब वो पीएम पर नरम है और गांधी परिवार पर चुन चुन कर हमले हो रहे हैं। उनका कोई गुनाह नहीं है, बेकार से उनको गाली खानी पड़ रही है। सारा पाप मां बेटे का। भाइयों बहनों, क्या 10 साल तो बर्बाद हो गए, आगे भी बर्बाद होना है क्या? ये मां बेटे को राज देना है क्या? पिछले से दरवाजे से तामाजी को राज देना है क्या? नहीं देना है ना। पहले मां के साथ बेटी दामाद, फिर सियासत में राहुल को बच्चा करार देना। ऐसा बच्चा जो बार बार बस गुब्बारे और टॉफियों की बात करता है। 15 दिन तक उनके हाथ में गुब्बारा आ गया था, तो 15 दिन तक वो गुब्बारा लेकर के खेलते रहे। जैसे बच्चा मेले में जाता है तो गुब्बारा लेता है। अब 2 दिन से अब बच्चे का स्वभाव होता है, एक खिलौना लंबे समय तक चलता नहीं, उसको बदल करता है। तो 15 दिन तक गुब्बारा चलाया, अब 2 दिन से टॉफी लेके घूम रहे। राहुल पर हमले की आड़ में मोदी ने बड़ी ही चतुराई से एक बार फिर चाय बेचने वाले की अपनी छवि को भुनाने की कोशिश की और ये भी बताया कि राहुल की तरह उनकी नजर टॉफी पर नहीं बल्कि ट्रॉफी पर होती है। उनके लिए टॉफी सब कुछ है, हमारे लिए विकास की स्पर्धा में रोज नई ट्रॉफी अर्जित करना, यह हमारा मकसद है भाई। उनको ट्रॉफी चाहिए, हमें देश के लिए विकास की ट्रॉफी चाहिए। लेकिन राहुल भी वो मुद्दे उठा रहे हैं जिन पर मोदी बोलने से परहेज करते हैं। जो इंडिया शाइनिंग के नेता हैं, गुजरात मॉडल के, टॉफी मॉडल के जो नेता हैं मोदी जी, उन्होंने एक उद्योगपति को 45,000 एकड़ जमीन दी है। रेस 7 RCR की है। मोदी और गांधी परिवार में होड़ है। होड़ इस बात की कि बस वही दौड़ रहे हैं, पीछे तो कोई भी नहीं। इसीलिए हमले निजी हो चले हैं और जुबान तीखी हो रही है। टीम न्यूज नेशन। तो जुबान पे तलखी है, लेकिन मुद्दे अब पीछे छूट रहे हैं, क्योंकि अब सीधा वार। कल जैसे सोनिया गांधी ने देश के नाम संबोधन में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, अब नरेंद्र मोदी ने पूरे गांधी परिवार को निशाने पे ले लिया। इन सब के बीच वो नहीं भूले कि अब तक प्रधानमंत्री को खाली में भला बुरा कहते रहे। असली गलती उनका कहना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की थी। मेरे साथ अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। विनोद अग्निहोत्री साहब, ये देश में मतदाता क्या विकास के नाम पे वोट डाल रहा है या दिल से राजनेता विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं? देखिए, मतदाता की भी अपनी प्राथमिकताएं हैं और राजनेताओं की भी अपनी प्राथमिकताएं हैं। राजनेताओं को लगता है कि जब विकास का मुद्दा लोगों को आकर्षित कर रहा है तो विकास की बात करते हैं। फिर उनको लगता है विकास कुछ नीरस सा हो रहा है तो वो फिर कुछ तड़का लगाते हैं और उसमें फिर राजनीतिक बात, कुछ व्यंजनाएं, कुछ रेटोरिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो वो विकास से लेकर के 56 इंच सीना, गुब्बारा, बैलून, ट्रॉफी सब चल रहा है इसमें। जहां तक मतदाता की बात है तो मतदाता में भी अलग अलग वर्ग है। एक वर्ग है जो विकास देख रहा है, कुछ लोग जातीय अस्मिता का मामला भी देख रहे हैं, कुछ धर्मनिरपेक्षता के लिए वोट डाल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अलग अलग मुद्दों पर लोग वोट डाल रहे हैं। आई थी, उन्होंने कहा भारत का दिल और रूह बचाने की यह लड़ाई है, बांटने वाले और निरंकुश ताकतों को हराना है।
फिर वो कहती है सत्ता चंद लोगों की नहीं, सबके हाथों में होनी चाहिए, सबका बराबर अधिकार होना चाहिए। आपको लगता है कि एक तरफ कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी कहते हैं साहब हम डेवलपमेंटल एजेंडा है, हमने 10 साल में बहुत काम किया, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, फिर जरूरत क्या पड़ी कि इस तरह की आपको इमोशनल स्पीच देनी पड़ी? नहीं, देखिए, ये चुनाव है और चुनाव में हर हथकंडा अपनाया जाता है, हर हथियार अपनाया जाता है। एक तरफ आप अपने जो है यूपीए की सरकार की 10 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं वो, हालांकि उन पर कितना असर पड़ रहा है अलग बात है, क्योंकि दूसरी तरफ भाजपा और दूसरे दल जो विपक्षी हैं वो भ्रष्टाचार और महंगाई की बात कर देते हैं। तो ऐसे में एक इमोशनल स्पीच की जरूरत पड़ जाती है कि भाई अगर आपको विकास से आप संतुष्ट नहीं है, हमारे कामकाज से संतुष्ट नहीं है, तो कम से कम देश का जो सामाजिक ताना बाना है उसको बनाए रखने के लिए आपको वोट दीजिए। तो ये एक चुनावी रणनीति है। ये आप कैसे तय कर सकते हैं कि फला व्यक्ति सामाजिक ताने बाने? मैं नहीं तय कर रहा हूं। नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। ये वैसे ही जैसे भाजपा तय करती है कि अकेले राष्ट्रवादी पार्टी वो है जी, ऐसे ही कांग्रेस तय करती है कि सामाजिक ताना बाना बनाए रखने की जिम्मेदारी उसकी है। तो दोनों पार्टियां अपना अपना एजेंडा रखती हैं। लेकिन आपको लगता है असली मुद्दे गौण हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप महंगाई खत्म करने की बात शुरू में जरूर करते हैं, आखिर में आके आप उसी स्थिति में आ जाते हैं जिसके लिए देश जाना जाता है। एक चीज बताइए कि क्या धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक ताना बाना, देश की एकता, राष्ट्रवाद, ये भी तो मुद्दा है। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि नकली मुद्दे हैं। चाहे भाजपा अगर देश की एकता, राष्ट्रवाद की बात उठाती है, या भाजपा या कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, मुद्दे ये भी हैं। लेकिन अब धर्मनिरपेक्षता को इतनी तवज्जो मत दीजिए कि बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण ये सब पीछे छूट जाए। अब ये बताइए, कोई ऐसा समाज हो जहां रोज दंगे हो रहे हैं और बड़ा संपन्न हो, वो आप स्वीकार करेंगे? बहुत कुछ बड़ा खाते पीते लोग हैं, कोई कुपोषण नहीं, सब कुछ रोज दंगे हो रहे हैं, वो आप स्वीकार करेंगे? सोवियत रूस बड़ा अच्छा था और उसके बाद क्या हुआ? तो दोनों चीजें जरूरी हैं, विकास भी जरूरी है, सामाजिक तानाबाना भी जरूरी है, देश की एकता भी जरूरी है। के नाम पे डरा के तो वोट नहीं, डराने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई कांग्रेस की बात नहीं, मैं कह रहा हूं किसी भी देश के विकास के लिए, वो चाहे उसमें धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक तानाबाना, संविधान और राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और विकास सब महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको क्यों ऐसा लगा कि सोनिया गांधी को ये इमोशनल स्पीच करनी पड़ी टाइमिंग को लेकर? सोनिया गांधी को इमोशनल स्पीच इसलिए करनी पड़ी कि जब आप 10 साल के यूपीए के कामकाज की बात करते हैं तो ऊपर से महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आएगा, तो उसके जवाब के लिए आपको दूसरा हथियार लाना पड़ेगा। तो युद्ध में इस तरह की चीजें चलती हैं। भाजपा भी तमाम तरह, अब भाजपा जैसे भ्रष्टाचार की बात करती है तो तुरंत येदियुरप्पा का सवाल सामने आ जाता है, बाबू भाई बोकड़िया का सवाल सामने आ जाता है। युद्ध में जब आपके पास कुछ नहीं बचता तो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं, ये हमने हमेशा सुना है। तो क्या आपको लगता है 4 फेजेस में कांग्रेस को कहीं ऐसा लगा उनकी जमीन कमजोर हो रही है साहब, अब आपके पास और कोई विकल्प नहीं बचा, सिर्फ आप धर्मनिरपेक्षता और इस तरह की बातें करें? कांग्रेस को क्या लगा ये कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं पता कांग्रेस को क्या। आपका अनुभव क्या कहता है? नहीं, ये तो पार्टियों का अपना अपना है, हर पार्टी अपनी जीत के दावे करती है, कांग्रेस अपनी कर रही है, बीजेपी अपने कर रही है, थर्ड फ्रंट वाले अपने कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर है जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है हर पार्टी अपने तर्कश से अपने दूसरे तीर निकाल रही है। तो हो सकता है अभी आगे कुछ और आए, हो सकता है भाजपा की तरफ से कोई और आ जाए। अब अटल जी मान लीजिए आश्वस्त है, लेकिन उनका संदेश जाता है राजनाथ सिंह के लिए। मुस्लिम की ओर से एक और बयान आ गया कि राजनाथ सिंह की स्वीकार्यता अटल बिहारी वाजपेयी के तौर पर है, लेकिन नरेंद्र मोदी से डर लगता है। सियासी मैदान में विरोधियों का मुकाबला करना अब गांधी परिवार ने अपने नए सितारे को उतारा है। अमेठी और रायबरेली तक सिमटी रही प्रियंका अब खुलकर बीजेपी के खिलाफ बोल रही हैं, लेकिन उनके पहले हमले का शिकार कोई और नहीं बल्कि उनके ही भाई वरुण गांधी बने। हालांकि सियासत में प्रियंका का सीधा दखल बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। 2014 के चुनावी रण में कांग्रेस ने अपने तुरुप के इक्के पर दांव खेलना शुरू कर दिया है। राहुल की बहन प्रियंका अब भाई की मदद के लिए खुलकर सामने आ चुकी है, लेकिन खास बात ये कि बीजेपी पर प्रियंका का हमला उनके एक दूसरे भाई के बहाने ही हो रहा है। Family Tea Party. It's an ideological war. And I believe what I believe about this election in this country. And anybody, no matter how close they are, as blood relations, if they are going to be on that side of the ideological spectrum, then these are my beliefs. I feel that it's a betrayal of my family. 2 दिनों पहले भी प्रियंका ने वरुण को भटका हुआ राही बताया था, लेकिन इस बार वरुण ने भी जवाब दिया है कि उनकी उदारता को कोई कमजोरी न समझे। चाहे वो अपने परिवार के लोग हों, चाहे वो दूसरे दल के वरिष्ठ नेता क्यों ना हो, हम लोग एक शालीनता की लक्ष्मण रेखा पार ना कभी करें। इन दिनों कुछ बातें सुनने में आई हैं, मैं केवल इतना ये कहना चाहता हूं कि हमारे शराफत को, हमारे उदारता को
कोई कमजोरी न समझे। मैदान में सामने आ चुकी प्रियंका ने मोदी को भी जवाब दिया, ये बताते हुए कि पीएम मनमोहन सिंह कतई कमजोर पीएम नहीं है। लेकिन सियासी बिसात पर प्रियंका के नाम का मोहरा बीजेपी को परेशान कर रहा है, लिहाजा बीजेपी ने सीधे सीधे प्रियंका पर तीखे हमले किए। सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ ऐसा कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता भड़क उठे और स्वामी के घर के बाहर कांग्रेस का खूब हंगामा हुआ। मोदी के बार बार के गांधी परिवार पर अटैक का जवाब देने के लिए लगता है अब प्रियंका गांधी ने अपने तेवर बदल लिए हैं। आखिर मामला मिशन 2014 का है, जहां पार्टी के लिए करो या मरो जैसे हालात बन चुके हैं। टीम न्यूज नेशन। विनोद अग्निहोत्री साहब, एक और सवाल उठता है कि प्रियंका गांधी को सिर्फ आपने अमेठी और रायबरेली तक क्यों सिमटा के रखा है, बाकी देश में उनको प्रचार के लिए क्यों नहीं आगे आते? क्योंकि बहुत लोगों का यह कहना है कि वो ज्यादा प्रभावी साबित होंगी राहुल गांधी के मुकाबले। देखिए, ये तो एक मान्यता है, कांग्रेस कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि देश के तमाम सारे लोग ये मानते हैं कि उनके अंदर एक करिश्मा है या एक डायनेमिज्म है, एक ज्यादा गतिशीलता है इसको लेकर के। लेकिन अब वो क्यों उनको केंद्र अमेठी रायबरेली से बाहर नहीं निकाला जा रहा, ये फैसला तो कांग्रेस पार्टी। लेकिन उनके भाई उनके ऊपर सवाल उठाने, वो लिखते हैं मैंने लक्ष्मण रेखा नहीं लांगी है, आप भी लक्ष्मण रेखा मत लांगिए। नहीं, देखिए, प्रियंका और वरुण गांधी के बड़े अच्छे रिलेशंस रहे हैं, संबंध रहे हैं, और माना जाता है कि राहुल, प्रियंका, वरुण के बीच में जो एक जोड़े रखने की परिवार, दोनों परिवारों को जोड़े रखने की कड़ी प्रियंका रही है। खुद इस बात को सब स्वीकार भी करते रहे, हम लोग भी अपने सोर्सेज इस बात को कंफर्म करते रहे। अब ये अचानक ये जो है सुल्तानपुर में प्रियंका गई और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, अब किसी कार्यकर्ता ने कहा कि आपके भाई लड़ रहे हैं, बताइए हम क्या करें, तो अब वो क्या कहती है, ये थोड़ी कहती कि नहीं आप उन्हें सपोर्ट करिए। उन्होंने कहा भाई वो रास्ता भटक गए हैं, आपको लगता रास्ते पर लाना है, तो अभी बयान गांधी बदल गए हैं। 2009 में वो वरुण गांधी जिनकी स्पीच को लेकर बवाल हुआ था, आज वो कहते हैं मैंने हमेशा सिद्धांतों की बात की है, निजी हमलों के बजाय हमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी और अशिक्षा पे चर्चा करनी चाहिए। निजी हमलों में वक्त बर्बाद हमें नहीं करना चाहिए। नहीं, ये तो अच्छी बात कही वरुण गांधी ने, निश्चित रूप से उनका कहना अपनी जगह सही है कि निजी हमले नहीं करने चाहिए। और 2009 की जहां तक बात है, जब 2009 में उन्होंने भाषण दिया था तो हम सारे लोग जो है, बहुत सारे लोगों को लगा था कि वरुण शायद जो है थोड़ा सा ट्रैक उनका जो है वो हो गया, क्योंकि देखिए बीजेपी में है अलग बात है, लेकिन वो जिस परिवार से हैं, वो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, खुद संजय गांधी, वो सारा एक कांग्रेस की विचारधारा रही है, एक अंतर विचारधारा से उनका भाषण मेल नहीं खाता था। अगर जिस तरह से प्रियंका का इस्तेमाल कांग्रेस नहीं कर पा रही है, वरुण गांधी का इस्तेमाल बीजेपी भी नहीं कर पा रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इससे मैं सहमत हूं। वरुण गांधी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं में कई तरह के किंतु परंतु हैं। अब होता क्या है कि चूंकि वरुण में जो डायनेमिज्म है, जिस तरह वरुण बहुत जानकारी, मैं खुद मेरा पर्सनल इंटरेक्शन बहुत बढ़िया बोलने वाले, अच्छा बोलते हैं, उन्हें काफी चीजों की जानकारी है, उनसे आप बातचीत करिए तो बातचीत में बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो उसको लेकर के भाजपा के कई नेता जो है, कुछ नेता जो है, वो उनको लगता है कि अगर वरुण वो स्पेस ले लेंगे, और उत्तर प्रदेश से आते हैं, और अगर वो स्पेस ले लेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उधर भी गांधी इधर भी गांधी, यानी दोनों तरफ जो है इंदिरा गांधी का परिवार जो है वो प्रभाव में आ जाए। जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बड़ा धड़ा, जिसमें सुदर्शन जी स्वयं शामिल थे, वो वरुण को बड़ी भूमिका देने के पक्ष में थे। इसके बावजूद आपको याद होगा कई बार वरुण बीजेपी के अंदर वरुण गांधी को लेकर के तमाम उतार चढ़ाव आते रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा की सीट छोड़ी थी और मुख्यमंत्री बने थे, तो वरुण वहां चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वरुण को टिकट नहीं दिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने अपने किसी व्यक्ति को दिखाया, उससे वरुण काफी दिन बड़े डिस्टर्ब असहज रहे थे, काफी असहज रहे थे। उसके बाद फिर नहीं, इस बार भी यही दिखाई दे रहा है। अगर आपको याद हो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपने बेटे के लिए टिकट मांग लिया, बल्कि बीजेपी में इसको लेकर सहमति नहीं थी। शिवराज सिंह चौहान से कहा गया कि आडवाणी जी को गांधीनगर से लड़ना दीजिए, वो उन्होंने जानबूझ के उनको भोपाल से लड़ने के लिए आमंत्रित किया। यानी ये चीजें तो चलती हैं, यानी क्षत्रप जो है वो अपनी इंपॉर्टेंस बराबर बनाए रखना चाहते हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, शिवराज सिंह चौहान हो। भाई नरेंद्र मोदी भी तो छत्रप से ही यहां तक पहुंचे हैं। जी, नरेंद्र मोदी तो कल तक तो छत्रप ही थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होने से पहले।